संदेश झूठ से हटके। 10 सालों की बर्बादी का हाल बताने आए हैं, बंदे वाले फिर सबको खुशहाल बनाने आए हैं। अरे बहुत रह चुके बेबस और लाचार, सबकी यही पुकार, कांग्रेस इस बार सबके साथ ये अपना। रविंदर जी, आपने क्लिप देखी, क्लिप बहुत सारी है मेरे पास में, लेकिन ये क्लिप मैंने दिखाई जब बहादुरगढ़ से वो सोनीपत के बीच में जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने जलेबियां भी खाई और जलेबियां खाने के बाद उन्होंने अपनी बहन प्रियंका को एक संदेश भी भेजा कि एक डिब्बा हरियाणा की जलेबियों का लेकर आ रहा हूं। उन्होंने जो मुंजी बोई थी पिछली बार, उस खेत से निकले, उस मुंजी से निकले चावल भी उनको उपहार में मिले। किसी ने गदा दी, किसी ने उनको पगड़ी पहनाई, और जगह जगह भीड़ जिस तरह से उमड़ रही है, उसमें युवा हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, और ऐसा नजारा आज दूसरा दिन था। देखने को कम ही मिलता है कि लोग सड़कों पर हैं, लोग छतों पर हैं, लोग जीनों में हैं, मतलब लोग पेड़ों पर चढ़े हुए हैं। क्या कहेंगे रविंद्र जी इस पर? जी नमस्कार सबको, पैनलिस्ट को। ये राहुल गांधी को जो चावल, जलेबी और गदा दी है ना, इसका मतलब है सत्ता भी देने वाले हैं। हरियाणा के जिस तरह के हालात अभी हैं और राहुल गांधी की रैलियों में जिस तरीके से भीड़ उमड़ रही है, उसके हालात ये समझिए कि साल 1987 में जब न्याय यात्रा चौधरी देवीलाल ने की थी, उस वक्त भी इस तरीके के माहौल थे। और उन्होंने जब यात्रा की तो कांग्रेस पार्टी को 5 सीट पर समेट दिया था। और ये उसके बाद की एक बहुत अनोखी यात्रा है, जब 3 दिन या 4 दिन तक कोई केंद्रीय नेतृत्व के इतने बड़े पदाधिकारी यहाँ हरियाणा में हैं और इस तरीके से जनता के मुख्तलिफ हिस्सों में जाके वो रैलियां कर रहे हैं, पद यात्रा कर रहे हैं। और देखिए इंटरेक्शन किस तरह की का है। और वो तब है जब हरियाणा में 10 बरस से एक सरकार शासन में है। वो सरकार जिसके बारे में अगर जितने भी सेक्शंस हैं, चाहे वो नौकरी करने वाले लोग हों, बेरोजगार हों, महिलाएं, किसान, कारोबारी, छोटे दुकानदार, कोई भी व्यक्ति हो, या आप कोई भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी उठा के देखिए, उन सबको कोई ना कोई शिकायत हुकूमत से है। और उसके बाद 10 साल से ये सरकार बिल्कुल इस तरीके से बैठी है कि उनको कोई मतलब नहीं है। सरकार इस तरह से चल रही है कि उनको जनता के प्रति उनकी कोई संवेदनशीलता दिखती नहीं है। और उसके ऊपर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। अब खट्टर साहब ने जिस तरीके से व्यवहार किया हरियाणा की जनता के साथ, जैसा उनका इस लंबे अरसे तक 9.5 बरस का जो शासन रहा है, वो समझिए हरियाणा के लोगों के लिए अब वो वक्त आया है कि जब उनको लगता है कि उन सब का हिसाब किताब किया जा सकता है। जहां जहां मनोहर लाल खट्टर गए, जिस जिस जगह पर उन्होंने काम किया, लोगों से मुलाकातें की, हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के पास उनके बारे में शिकायतें हैं। बेरोजगार युवा हरियाणा में, एक जो हरियाणा के बाहर के दर्शक हैं उनके लिए विशेष तौर पे बता दूं कि 12 लाख छात्रों ने अप्लाई किया था 2021 में एक नौकरी के लिए। 12 लाख छात्रों ने सीईटी, और वो एग्जाम आज तक हुआ नहीं है, उसकी भर्तियां आज तक नहीं हुई हैं। 2024 में हम लोग बैठे हैं। और इसके अलावा एक प्रॉपर्टी आईडी के नाम से कैप योजना शुरू की। उस योजना में करीब 100 में से 70% जो आईडीज थी वो गलत बनी, और उसको दुरुस्त कराने के लिए जब आप जाएंगे तो पैसा देना पड़ता है, इस तरह के आरोप लगे। उसी तरह का सिमिलर एक परिवार पहचान पत्र की पॉलिसी आई, उसमें भी बहुत ज्यादा दिक्कतें आई लोगों को। तो सरकार जो जो पॉलिसीज लेके आई, उन सब पॉलिसीज में कहीं ना कहीं दिक्कत रही। और मसला ये हुआ कि फीडबैक जब सरकार को दिया गया, इश्यूज को सॉल्व करने के लिए जब रिक्वेस्ट की गई, तो फीडबैक रिड्रेसल के लिए सरकार के पास कोई मैकेनिज्म डेवलप किया नहीं। इस वजह से लोग हतोत्साहित हुए। उन्होंने अपने विधायकों से बात की, विधायकों ने हाथ खड़े कर दिए कि हमारी कोई सुनता है नहीं। मंत्रियों से बात की, मंत्रियों ने मना कर दिया।
और मुख्यमंत्री अवेलेबल नहीं थे। पूरी सत्ता जो है वो चली है ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से। अब ब्यूरोक्रेसी किस तरह से सत्ता चलाती है, उनकी अकाउंटेबिलिटी जनता के प्रति कितनी ज़्यादा है, ये हम सब लोग अच्छे से जानते हैं। और उसके बाद 9.5 बरस के शासन के बाद जब विरोध हुआ, तब मुख्यमंत्री को बदल दिया गया, नए मुख्यमंत्री आए। अब नए मुख्यमंत्री के लिए 2 बार अमित शाह आए। एक बार ये बताने के लिए कि ये अगले मुख्यमंत्री होंगे, और दूसरी बार ये बताने के लिए आए कि ये ओबीसी हैं। इसके अलावा हरियाणा सरकार की अचीवमेंट्स ना तो प्रधानमंत्री अपने भाषणों में गिनवा रहे हैं, ना गृह मंत्री अपने भाषणों में गिनवा रहे हैं। केवल जाति गिनवाने के लिए, जाति बताने के लिए वो हरियाणा में आए। तो एंटी इनकम्बेंसी सबसे बड़ा मसला हरियाणा में है। और ये जो माहौल आपको दिख रहा है, जिसमें राहुल गांधी के दीदार के लिए, उनको देखने के लिए या उनके साथ हाथ मिलाने की लोगों की भीड़, हुजूम उमड़ा हुआ है, वो उसी एंटी इनकम्बेंसी के सताए लोग हैं। और वो तमाम लोग जो 9.5-10 साल तक सरकार में रहे, बेरोजगारी का दंश झेला, हरियाणा में जातिवाद का दंश झेला। 2 दफा हरियाणा में इस 10 साल में हरि जोशी जी इस तरह के दंगे हुए कि लोगों को अपने जान से हाथ गंवाना पड़ा। 100 के करीब लोगों की मृत्यु हुई है अलग अलग घटनाओं में, जिसमें एक तो वो घटना हुई जब ये राम रहीम जो आज बाहर आया है, जो स्टार प्रचारक के तौर पर जिसको बीजेपी लेके आई है बाहर, ये राम रहीम को जब गिरफ्तार करने की कोशिश की गई तो वहां पर कई लोग मारे गए। 2016 में दंगे हुए, उसमें कितने लोग मारे गए। तो इस तरह की जातिवादी जो राजनीति थी वो हरियाणा में हुई नहीं पहले, और इस वजह से लोगों में बहुत नाराजगी है। और वो नाराजगी कहीं ना कहीं दिखती है जब इतनी ज्यादा भीड़ हम लोग देखते हैं। और इसीलिए राहुल गांधी को उस भीड़ की जो नाराजगी है या कटुता है, उसको दूर करने के लिए आज ये जलेबी लेके आने पड़ी। ताकि जलेबी इसलिए जरूरी है कि वो खाएंगे भी और खिलाएंगे भी, ताकि चुनावी राजनीति में जिस तरह से कटुता बढ़ती जा रही है वो थोड़ी सी खत्म हो, कम हो और मिठास बढ़े। क्योंकि राजनीति जो है वो मुद्दों पर आधारित है, और मुद्दे इस बार कांग्रेस पार्टी के हक में है। जिन मुद्दों को कांग्रेस उठा रही है उनको यहाँ पर जनता लंबे समय से उठाती रही है। इसलिए ये मान के चला जा रहा है कि राहुल गांधी की जो ये रैलियां हैं या ये यात्राएं हैं, ये कांग्रेस के पहले से जो माहौल उनके पक्ष में है उसमें वोटर्स को और ज्यादा उनके पक्ष में कंसोलिडेट करेंगी, और इसका लाभ कांग्रेस पार्टी को मिलने की संभावना है। हरी जी। जी सर, एक चीज और के जो महत्वपूर्ण बेल्ट है अंबाला, हमारे दर्शक हैं विवेक गुप्ता, वो जानना चाहते हैं और उन्होंने लिखा है सिख जाट किसान मुस्लिम दलित कांग्रेस को वन साइड वोट देंगे हरियाणा में इस बार। तो क्या वास्तव में ये जो कह रहे हैं, और अंबाला बेल्ट की क्या स्थिति है वहां पर, उस पर निगाहें सबकी हैं। वहाँ विद्रोही भी हैं, अनिल विज की सीट है। इसी तरीके से एक सीट है जिसमें लाडला है, वो जहाँ से सैनी लड़ रहे हैं, नायब सिंह सैनी लड़ रहे हैं, कुछ और सीटें हैं। तो यहाँ पर क्या स्थिति बन रही है और कांग्रेस को आप किस तरफ देख रहे हैं जाते हुए? देखिए, ये अंबाला की जो लोकसभा सीट है उसमें 9 विधानसभाएं हैं, जिनमें कालका, पंचकुला, नारायणगढ़, अंबाला, अंबाला कैंट, उसके बाद मुलाना, सढौरा, यमुनानगर, जगाधरी, ये 9 विधानसभा इसमें इलाके में पड़ती हैं। और इसी इलाके से शुरुआत की राहुल गांधी ने अपनी यात्रा। 1982 में इसी नारायणगढ़ से शुरुआत की थी इंदिरा गांधी, और वहीं से शुरुआत की है राहुल गांधी ने। ये इलाका मूल रूप से भारतीय जनता पार्टी को हमेशा बूस्ट देता आया। 2014 में इस इलाके में पड़ने वाले 21 विधानसभा सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की, और पिछले बार वो संख्या रही 15 के करीब। तो इस बार बीजेपी कांग्रेस पार्टी को उम्मीद है कि यहां से जितनी ज्यादा सीटें जीत पाएंगे उतना बीजेपी के लिए रिकवरी के लिए कोई स्थान बचेगा नहीं हरियाणा में। यही वो जगह है जो एपिसेंटर था पूरे किसान आंदोलन का, और इस वजह से एंटी इनकम्बेंसी यहाँ पर है। और यही वो इलाका है हरि जी हरियाणा में, जिस दिल्ली में बैठे पत्रकार जिसको जाट और गैर जाट की राजनीति कहते हैं, यही वो इलाका है जिसमें जाट और गैर जाट की राजनीति नहीं चलती है। क्योंकि ये जीटी रोड की जो बेल्ट है
जो घरौंडा से शुरू होती है, अगर आप उस राजनीति की बात करें, घरौंडा से लेके और पंचकुला तक की जो विधानसभाएं हैं, उन विधानसभाओं में जाट मतदाताओं की संख्या कम है और इसलिए यहाँ पर ये मुद्दा चलता नहीं है जाट और गैर जाट के विरोध का। तो ये एक कोर वोट बैंक बन गया था बीजेपी का। उसका बड़ा कारण था कि इस इलाके से पहले कभी मुख्यमंत्री नहीं रहे। मुख्यमंत्री जो रहे थे वो रोहतक, भिवानी, हिसार, सिरसा और इन बेल्ट से मुख्यमंत्री अधिक समय तक रहे और इस इलाके में हमेशा ये एक शिकायत थी कि हम लोगों को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिलता, हमारा डेवलपमेंट नहीं हुआ। उस एस्पिरेशन को देखते हुए कांग्रेस बीजेपी ने यहाँ से मुख्यमंत्री बनाए उस व्यक्ति को जो यहाँ के मूल निवासी नहीं थे, जो रहने वाले थे रोहतक के, उनको यहाँ लेके आया गया और उनको विधानसभा का चुनाव करनाल से लड़ाया और उसके बाद खट्टर को मुख्यमंत्री यहाँ से बनाया गया। उसी स्थान से दूसरे मुख्यमंत्री नायब सैनी को बनाया गया ताकि इस बेल्ट पर जो उनकी जिनका जोर ज्यादा है, जहां उनका प्रभाव ज्यादा है, उसको और कंसोलिडेट करें। मुख्यमंत्री 2 बन गए, लेकिन अब इस इलाके के लोगों को जो उम्मीदें थी वो उम्मीदें पूरी नहीं हुई। यहाँ पर डेवलपमेंट आज भी नहीं हुआ, यहाँ पर कोई ऐसे काम ज्यादा नहीं हो पाए जिनकी उम्मीद के साथ लोगों ने वोट डाला था। तो इसलिए राहुल गांधी ने इस इलाके को चुना पहली यात्रा करने के लिए कि जो बीजेपी का मूल गढ़ है उसी गढ़ से अटैक किया जाए और वहां पर यह दिखाता है कि कितना ज्यादा कॉन्फिडेंट कांग्रेस पार्टी इस वक्त है कि बीजेपी को उसी के घर में जाके वो चैलेंज करने की स्थिति में है। और यही इलाका, जैसे मैंने बताया, किसान आंदोलन का ये बेल्ट जो है, अगर आप कालका से शुरू करेंगे तो कालका का जो हिस्सा है वो हिमाचल प्रदेश और पंजाब से जुड़ा है और उसके बाद ये पूरी बेल्ट पंजाब के साथ साथ जब दूसरी तरफ आप जाएंगे तो उत्तर प्रदेश के साथ टच करती है, जो यमुनानगर जगाधरी का इलाका है। और जगाधरी के इलाके में करीब ये मान के चलिए 20 से 25% वोट जो है वो मुस्लिम मतदाताओं का है। तो इस इलाके में ज्यादा अपना प्रभुत्व बनाया जाए, इस लिहाज से ये रैली की गई। और उसके अलावा नारायणगढ़ जो विधानसभा क्षेत्र है, प्रेजेंट मुख्यमंत्री का गृह विधानसभा क्षेत्र, उन्होंने उसके बाद वो चले गए, यहां से चले गए वो लाडवा, जहां से मुख्यमंत्री लड़ रहे हैं चुनाव। और उसके बाद वो इस इलाके में घूमे कि मुख्यमंत्री को पूरी तरीके से यहीं पर घेर लिया जाए। और उसके बाद उन्होंने अपने यात्रा का पहले दिन का समापन किया धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, ताकि संदेश दिया जाए कि वो लोग कितने धार्मिक हैं। इस लिहाज से ये जो पहला दिन जो यात्रा का था वो चयन किया गया था। और अंबाला की स्थिति ये है कि अंबाला में केवल एक विधानसभा सीट ऐसी है, अंबाला कैंट, जहां पर बीजेपी इस वक्त फाइट में दिख रही है। बाकी जगह पर बीजेपी की स्थिति कमजोर है और कांग्रेस पार्टी लीड देती हुई लगभग 7 से 8 सीटों पर दिख रही है। जी, चलते चलते सर बस ये बताइए कि कहां तक फिगर पहुंचेगा कांग्रेस का और बीजेपी कितना मतलब दहाई अंक पार कर पाएगी वर्तमान स्थिति को देखकर लगता है, या थोड़ा ऊपर रहेगी उससे? सर देखिए, ये बताना तो थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन ये बात तय है कि बीजेपी की स्थिति वीक है। और हमारे बड़े भाई फोगाट साहब बैठे हैं, तो इनके हाजिरी में मैं तो बस इतना ही कहूंगा कि भाई बीजेपी जो है वो एक भी मुझे ऐसी सीट नहीं दिखती जो बीजेपी की 100% क्लियर सीट हो। लेकिन कांग्रेस की कम से कम एक सीट तो मुझे दिखती है भूपेंद्र हुड्डा की, कि वो कम से कम वहां से तो नहीं हारेंगे। ऐसी बीजेपी की 100% जीत वाली सीट कोई नहीं दिखती है कि जहां से ये आंख मीच के कहा जा सके कि ये सीट बीजेपी जीती जाएगी। तो इसलिए अच्छा, दूसरा बात सर, जो बड़े शहर हरियाणा में है मूल रूप से माना जाता है कि वो बीजेपी का वोट है। और आप गुड़गांव से शुरू करेंगे तो गुड़गांव से लेके गुड़गांव, उसके बाद बड़ा शहर रोहतक, पानीपत, हिसार, करनाल, थानेसर कुरुक्षेत्र, फिर अंबाला, पंचकुला। अब इन विधानसभाओं में से एक में भी ऐसी स्थिति नहीं है कि बीजेपी को जीता कहा जा सके, और बीजेपी मूल रूप से शहरों की पार्टी मानी जाती है। तो ऐसे में कितनी सीट बीजेपी जीत पाएगी ये कहना फिलहाल तो संभव नहीं लग रहा है, लेकिन बीजेपी लगभग सीटें हारती हुई दिख रही है और कांग्रेस जीतती हुई दिख रही है, ऐसा जमीन पर दिख रहा है सर। जी, मतलब बहुत सीधी सी बात है, आपने कुछ ना कहकर सब कुछ कह दिया कि ऐसी कोई सीट नहीं है जिस पर ये ना कहा जा सके कि बीजेपी नहीं हार सकती है। और ऐसी कोई सीट मतलब नहीं है तो आप समझ सकते हैं क्या होगा। रविंद्र जी, आपकी चतुराई को मैं दाद देता हूं, आपने किस खूबसूरती के साथ बयां किया है कि काम हो गया, ना सांप मरा ना लाठी टूटी।